हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 6 लेकर के आए हैं। इसमें पिछली वीडियो में आपने किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। आज हम वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन के साथ साथ गॉस की प्रमेय, फिर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? वैद्युत फ्लक्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आई। इसका मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई पृष्ठ रखा है, मान लो ये पृष्ठ रखा है, तो इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यदि ये पृष्ठ को हम बड़ा कर लें इसे और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर क्या करता है? डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसी प्रकार से ये पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जैसे एक चित्र और देख लीजिए, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मान लिया? a, तो इसका a होगा। तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है? कम है। और इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका क्षेत्रफल कम है तो इससे निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है, और क्षेत्रफल बढ़ने से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। ये यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या दिखा दी गई है। तो इसका मतलब ये होता है, तो वैद्युत फ्लक्स को कैसे लिखते हैं? फाई से, फाई ई लगा देंगे इसके आधार में। फाई इक्वल टू क्या होता है? ई ए के स्थान पर क्षेत्रफल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो ये वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फाई ई प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए। यदि हम पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो अर्थात ये पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ने से ही होता है, ये फाई ई प्रोपोर्शनल फर्स्ट। और वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। तो फाई ई, इन दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे? कॉम्बिनेशन कर देंगे इसे। फाई इक्वल प्रोपोर्शनल ई इंटू ई इंटू ए। तो फाई ई कॉन्स्टेंट ले लेंगे, कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या लगा देंगे यहाँ पर? 1। तो ये आ गया। ये तो बात रही है फॉर्मूले की कि वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? अविलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। परंतु कोई पृष्ठ है, मान लो ये पृष्ठ है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इससे अविलंबित नहीं गुजर रही है,
इस प्रकार से गुजर रही है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ये है ई, और वैद्युत फ्लक्स इस प्रकार से गुजर रहा है। कहने मतलब ये है इसके तल का क्षेत्रफल ये, तो कोण कितना बनना है इसमें, अगर थीटा हो तो इसका घटक ले लिया जाएगा ये फाई ई इज इक्वल टू ई, और क्षेत्रफल का कौन सा घटक लिया जाएगा, ए कॉस थीटा। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसे क्यों लिख दिया मैंने ऐसे, इसलिए लिख दिया क्योंकि कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसे देखें हम तो ए के स्थान पर ई है और बी के स्थान में क्या, ए वेक्टर, तो इस प्रकार से ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब यदि ये ई और ए दोनों एक ही सीध में हैं, इस प्रकार से यहाँ पर था, इसके तल का क्षेत्रफल ए वेक्टर इसकी सीध में और वैद्युत क्षेत्र भी एक ही सीध में, अर्थात कहने मतलब मेरा ये है कि समांतर हैं दोनों या एक ही दिशा में हैं, तो थीटा क्या बनेगा 0 डिग्री। तो इस प्रकार से फाई बराबर आ जाएगा ई ए, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। अर्थात वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोण ई और ए के बीच का कोण अगर थीटा है तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। इसका मात्रक की बात करें हम तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए, तो ये ई का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। बल का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो इस क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा यहाँ से निकल कर के आया न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -1। इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वैद्युत फ्लक्स का ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, आगे काम आएगा। अर्थात थीटा कोण हो ई और ए के बीच में तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा ले लेते हैं। यदि ये लंबवत हैं सॉरी ई और ए दोनों एक दूसरे के क्या हैं समांतर हैं तो ये आ जाएगा ई ए, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले इसका कथन देखते हैं, स्टेटमेंट। 2-3 बातें याद रखना। गॉस की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स जो अभी हमने पढ़ा था, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, तो ये गॉस की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा को डिफाइन करती है, यानी दूसरी परिभाषा मान लो गॉस की प्रमेय। तो ये वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस गॉस ने डिफाइन किया था, इसलिए ये ध्यान रखना। पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसका। तो ये गॉस की प्रमेय इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करती है और गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ में लागू होती है, ये खुले पृष्ठ में लागू नहीं होती है। तो गॉस की प्रमेय होती क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अर्थात इससे ये पता चलता है कि आवेश के मल्टीप्लाई में क्या आया है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके स्टेटमेंट कथन की बात करें हम गॉस की प्रमेय के, तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये गुणा में आ रहा है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ध्यान से समझ लेना, ये वैद्युत फ्लक्स की दूसरी परिभाषा हो गई गॉस की प्रमेय के कथन के अनुसार। इसका स्टेटमेंट ये है, अब इसे प्रूव करेंगे। जहाँ एप्सिलॉन नॉट पता ही होगा स्टूडेंट्स आपको, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, जिसका मान तो पता ही होगा आपको, बताया था पहले, निकलवाया था मान हमने 8.85 गुणा 10 टू दी पावर कितना होता है -12 न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कूलाम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान निकलवाया था हमने। तो गॉस की प्रमेय का ये कथन सबसे पहले ध्यान रखें
कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है वो उसके आवेश कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखना, यदि कोई घन है तो घन में कितने शीर्ष होते हैं। पृष्ठ की बात करते हैं सबसे पहले। कोई घनाकार वस्तु है, मान लो ये डस्टर है, ये घना आवे तो मान लो घन की बात करेंगे तो इसमें कितने फलक होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 फलक होंगे, 6 सरफेस होंगे इसके। तो एक सरफेस से निकलने वाला अगर वैद्युत फ्लक्स निकालें हम तो ये आएगा स्टूडेंट्स φE = Q/ε0, यानी एक पृष्ठ निकलने वाला है तो इससे कितने से भाग लगा देंगे? 6 से, क्योंकि एक 6 फलक होते हैं, इसके 6 सरफेस होते हैं। इसी प्रकार से हम कुल नेट फ्लक्स क्यों कहा अभी हमने? क्योंकि एक फलक से निकलने वाला इतना होगा, दूसरे से भी इतने होगा, तीसरे से भी इतनी होगा, चौथे से, पाँचवें से, छठे से भी इतनी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। यदि हम इसे 6 बार जोड़ दें या 6 से गुणा कर दें तो ये नेट फ्लक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स Q/ε0। तो याद रखना, ये अगर कोई संभावित त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाओं से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं तो Q/3ε0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा ये। अगर कुल देखें हम तो 3 जगह जोड़ देंगे, इससे 3 सतह होती हैं उसकी, तो यही आएगा कुल वैद्युत फ्लक्स φ = Q/ε0। उसकी प्रमेय का कथन अभी आपने पढ़ा, φ = Q/ε0, ये बंद पृष्ठ में लागू होती है। अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो मैंने बताया था कि गॉस की प्रमेय जो होती है वो बंद पृष्ठ में लागू होती है। तो सबसे अच्छा बंद पृष्ठ कौन सा मान लेंगे? यहाँ पर गोला मान लेंगे, स्फीयर। तो ये गोला बना लिया हमने, ठीक है। तो इसका अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की पृष्ठ की बात करें तो A मान लो या S मान लो, चलो मैं A मान ले रहा हूँ। तो इसके पृष्ठ R दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे। यहाँ पर इसके क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे, थोड़ा सा अवयव ले लेंगे इसका क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी? बाहर होगी इसके पृष्ठ की, तो बाहर होगी ये। इसे A वेक्टर लिख देंगे। सॉरी, क्षेत्रफल पूरे का तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो A है क्षेत्रफल, परंतु इसके जो छोटा सा अवयव हमने इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, तो वहाँ पर हमने क्या मान लिया है? क्षेत्रफल अवयव मान लिया है, यानी थोड़ा सा भाग देखा हमने। और यहाँ पर आवेश रखा है। आवेश प्लस क्यू आवेश है और प्लस से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो इस कारण से वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स? बाहर की तरफ होगी। अब इसकी दिशा भी बाहर की तरफ, इसकी दिशा भी बाहर की तरफ। तो इसकी दिशा बाहर की तरफ इसलिए है क्योंकि प्लस है ये, और प्लस से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और बाहर निकलती हैं तो इस प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी दिशा भी बाहर की ओर होगी। अब इस क्षेत्रफल की दिशा हम कैसे बताएंगे बाहर की ओर होगी? स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि हमारे हाथ में कोई बॉल है, मान लो ये डस्टर मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अगर हम इसे इस प्रकार से इस ग्रीन बोर्ड पर टच कराएं तो इसका क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। तो इसी प्रकार से ये बॉल है हमारे हाथ में, तो इसके सरफेस को हम छू रहे हैं, तो इसे छोटा सा क्षेत्रफल है, अगर इसकी दिशा बाहर की ओर होगी, मान लो ये चौक है, इसे हम ऐसे टच कराएं तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर, तभी तो ये हमारे हाथ से टच हो रहा है। तो इस प्रकार से दोनों की दिशा एक ही दिशा में है। इनके बीच का एंगल की बात करें हम तो थीटा वाला 0 होगा, समान दिशा में। तो यहाँ से लेकर चलते हैं हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार जो होता है वो φE = क्या होता है? E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब हम ये तो कुल वैद्युत फ्लक्स है, परंतु यहाँ हमने क्षेत्रफल का कौन सा भाग काट लिया है? अवयव लिया है, थोड़ा सा भाग लिया, तो थोड़े से क्षेत्रफल से थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो देखो थोड़े से क्षेत्रफल ले लिया हमने, यहाँ D है अल्पांश भाग, तो यहाँ भी d φE लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया होगा, E dA cos थीटा।
क्योंकि अभी बताया था मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इस प्रकार से यदि हम इस सूत्र की इससे तुलना कर दें तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट इससे ध्यान से देख लेना, ए वेक्टर का मान ई वेक्टर है यहाँ पर और बी वेक्टर की जगह क्या है डी ए वेक्टर, तो इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा ये। तो ये तो एक क्षेत्रफल अवयव अल्पांश भाग से निकलने वाला क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और थीटा का मान क्या लगा देंगे यहाँ पर 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान क्या होता है स्टूडेंट्स 1। जैसे हमने बताया कि क्षेत्रफल अवयव मान लिया हमने, थोड़ा सा भाग मान लिया इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकालेंगे इसके पूरे के पृष्ठ से इस प्रकार से, इसे ऐसे ही मिला सकते हैं हम इस प्रकार से, या अभी अब है इसे ऐसा घुमा देंगे तो पूरा गोला बन जाएगा इस प्रकार से। तो नेट फ्लक्स निकालें, नेट मानी कुल वैद्युत फ्लक्स, तो क्या कर देंगे हम समाकलन कर देंगे, समाकलन इंटीग्रल कर देंगे। तो पूरे का ये कंटूर लगा देंगे इस प्रकार से ई डी ए, और डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है पता होगा, एक्स होता है, और डी फाई का क्या हो जाएगा फाई ई, क्यों इंटीग्रल से डिफरेंशियल कट जाता है। ये एक फॉर्मूला भी है ध्यान रख लेना, ई डी ए। तो स्टूडेंट्स फाई ई आ गया ई ए, फाई कितना आ गया ई ए, और समीकरण से 1 मान लेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखो, आवेश भी है, और कैसा आवेश है प्लस का, और प्लस के कारण बिंदु P पर है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या माना हमने E, इसका परिमाण देखें तो, और इसमें R का जिक्र भी हुआ है, यानी इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके इस आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है। तो R के पदों में क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट्स 1/4πε0 और Q/r²। यहाँ निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 लगा दिया गया है, यहाँ पर E का मान लगा दिया हमने, ये R दे रखा है ना, तो E का मान लगा दिया ये। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है स्टूडेंट्स 4πr², मेंसुरेशन में पढ़ा हुआ आपने। तो इस प्रकार से E का और A के मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², और ये गोला लिया है हमने, तो गोले का टोटल सरफेस कितना हो गया 4πr²। तो 4π से 4π कैंसल आउट, r² से r² कैंसल आउट, तो स्टूडेंट्स ये आ गया Q/ε0। ये बताए चुके हैं हम, एक फ्लक्स से घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/Q/6ε0 होगा, क्योंकि 6 फलक होते हैं, त्रिभुज से निकलने त्रिभुज संभावित त्रिभुज है। तो इस प्रकार से हम इसका ये फिगर बनाएंगे, और ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार ये गॉस की प्रमेय हमारी प्रूफ हो जाती है। अब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग देखेंगे। गॉस की प्रमेय के बाद में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें बता दें, अब जो हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें गॉस की प्रमेय जो हमने प्रूव की है फाई Q/ε0, तो जो भी अनुप्रयोग करेंगे हम, तो वहाँ गॉस की प्रमेय ये वाला फार्मूला फाई Q/ε0 जरूर लगेगा। तो सबसे पहले अनंत लंबाई के रेडियो रेखीय आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। बच्चों ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, और इसके चांस बहुत रहते हैं आने के, इसलिए इसे ठीक से समझ लेना। अब हम अनंत लंबाई के एक तार बनाएंगे। अनंत लंबाई का तो हम बना ही नहीं सकते हैं बोर्ड पर। इस प्रकार से इसके सिरे को क्या कर देंगे हम, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये कोई तार है अनंत लंबाई का है, और इस पर लिख रहा है देखो बच्चों आवेशित तार। कैसा है आवेश है, ज़्यादातर हम कैसा आवेश देते हैं प्लस के ही देते हैं आवेश। और हमने पहले बताया था आपको कि गॉस की प्रमेय कहाँ लागू होती है, बंद पृष्ठ में। तो यहाँ पर हम गोला नहीं लेंगे हैं, क्योंकि तार कैसा होता है बेलनाकार होता है सिलेंड्रिकल का। तो यहाँ पर हम एक सिलेंडर के रूप में एक बंद पृष्ठ बनाना चाह रहे हैं इसके चारों ओर। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, इसके चारों ओर एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। इससे r दूरी पर क्या है एक बिंदु
P है। तो इस चौक है, मान लो ये बेलन है, तो इस प्रकार से अगर हम इसे टच कराएँ तो इसका क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठ है, कर्व सरफेस एरिया, वो इससे टच कर रहा है, तो इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इसकी बाहर की ओर होगी। तो बिंदु P जो लिया है हमने, तो इसके जो पूरा टोटल सरफेस, कर्व सरफेस है वो ये है, और छोटा सा भाग जो हमने काटा है ये, वो क्या मान लिया, डी वेक्टर। स्टूडेंट्स, इस तार पर कैसा आवेश है, प्लस का आवेश है, तो प्लस से वैद्युत बलरेखा बाहर क्यों निकलती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, क्योंकि आवेश है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, बाहर की ओर। कोई जरूरत नहीं है डी वेक्टर इधर माना है मैंने, इधर ही मान सकते हैं, ई वेक्टर को इधर दिखा सकते हैं, क्योंकि प्लस से इधर भी और इधर भी। तो इस प्रकार से अगर हम ये वर्टिकल है सिलेंडर, इस प्रकार से अगर हॉरिजॉन्टल होता, ये ऐसे मान लो अभी, तो इस ये है सिलेंडर है, चौक है, इस प्रकार से जा रहे हैं, तो इसका वक्र पृष्ठ टच हो रहा है इस प्रकार से, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इस सिरों के क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर होगी, इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्लस तो इसकी लंबाई पर वितरित हो रहा है, और प्लस से वैद्युत बलरेखा बाहर निकलती हैं, तो ई वेक्टर यहाँ भी बराबर, इधर भी सॉरी ये डी ए वेक्टर है, क्योंकि अभी बताया था मैंने चौक है ये, इसके क्षेत्र, इसके सिरे को इस प्रकार से टच करें हम, तो ये जो इसका जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है वो ऊपर की ओर होगा। तो इस प्रकार से इधर ही बना सकते हैं हम डी ए वेक्टर ये, ई वेक्टर ये, परंतु इनके जो वृत्ताकार जो सिरे हैं सिलेंडर का, तो इधर से वैद्युत फ्लक्स 0 होगा निकलने वाला, और इधर से भी 0 होगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। वहाँ पर फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है स्टूडेंट्स, इधर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स समाप्त कर देना है, इधर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स समाप्त कर देना है, परंतु इसके वक्र पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैंने बताया था कि फाई ई इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, परंतु यहाँ पर मैंने इसके जो वक्र पृष्ठ की बात की है सरफेस की, वो पूरे का तो ए है, परंतु ये जो बिंदु P जो माना है यहाँ पर, ये क्षेत्रफल है इसका डी ए माना मैंने अभी। अब तो यहाँ पर डी ए लिख देंगे, तो यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, फिर इसी पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा जो हमने डी ए माना है। तो यहाँ पर ई डी ए हो जाएगा, तो ई डी ए कॉस थीटा अभी बताया था मैंने, ध्यान से समझ लें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसकी थ्योरी की बात करें तो हम, तो डी फाई ई डी ए, इन दोनों एक ही सीध में हैं। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो थीटा वाला 0 लगा दें आप, तो थीटा 0 लगा देंगे, cos 0 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेट फ्लक्स देखेंगे तो समाकलन कर देंगे, तो डी इंटीग्रल डी फाई का क्या हो जाएगा फाई, और ई ऐसे ही डी ए का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान रखो ये किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट गॉस की प्रमेय होती है, अभी पढ़ाई थी हमने, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ध्यान से गॉस की प्रमेय लागू कर देंगे अब। और हाँ, अनंत लंबाई के ये क्या निकालनी है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई का मान कुछ लगा मत देना यहाँ पर, क्योंकि ई तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो फाई का मान लगा देंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू ई ऐसे। और यहाँ पर ए है क्षेत्रफल, वहाँ मैंने गॉस की प्रमेय प्रूव करने में किसका क्षेत्रफल लगाया था, गोले का संपूर्ण पृष्ठ लगाया था, परंतु यहाँ पर हम एक तार के चारों तरफ एक गॉस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार से हम गोले का जो वक्र पृष्ठ है वो होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर मैंने एल नहीं लिखा है, लिख लेना ये। तो ये बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या मानी है हमने, यहाँ पर एल मानी है लंबाई, 2 पाई आर एल। तो ई का मान हो जाएगा, सॉरी ई का मान नहीं, ए का मान 2 पाई आर एल। तो बेलन का क्या लग गया, ये वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला फिर से गुणा कर लेंगे। तो ई इंटू 2 पाई के साथ में मिला के लिख दूंगा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एल इज इक्वल टू क्यू। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन क्या आर एल। ये बटन पहुंचा दिया। मैं 2 से गुणा करूंगा, अंश में 2 से गुणा 2 से भाग कर दूंगा, तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 आ जाएगा यहाँ। तो 2 अपॉन आर लिख देंगे और क्यू बटे एल।
इसमें एक बात और बता दूं आपको, ये तार लिया हमने, तार की लंबाई मानी है, तो लंबाई पर जब आवेश वितरण कर देते हैं तो वहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू बटे क्या होता है, एल स्टूडेंट्स। और अभी आगे एक चादर वाला आर्टिकल कराएंगे समतल चादर के निकट, तो वहाँ पर पृष्ठ लेंगे तो वहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा तो 1/4πε0 2/r, और ये क्यू बटे एल क्या हो गया स्टूडेंट्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी बन गई है, लैम्डा बन गया, तो E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। ये फॉर्मूला प्रूफ होकर क्या है स्टूडेंट्स, इसका मान न्यूमेरिकल आएंगे इस पर, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, और लैम्डा का मान क्वेश्चन में दे रखा होगा, आर का मान क्वेश्चन में दे रखा होगा। और हम इससे ये पता चल, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें हम स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में इस सूत्र को लिखें तो ये आएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू क्या, आर यूनिट वेक्टर। और इससे ये पता चलता है कि आर बढ़ाने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार क्या होती है स्टूडेंट्स, घट जाती है। कैसे, अगर हम ई और आर में ग्राफ खींचें, ग्राफ प्लॉट करें इस प्रकार से, ये आर है ये ई है, तो शुरू में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, अधिक थी। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ई ज़्यादा है, उच्च शिखर पर है। अगर मान लो यहाँ बिंदु पर देखें हम, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ क्या हो गया, कम हो गया। पहले यहाँ पर थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर यहाँ पर आ गई, परंतु देखो स्टूडेंट्स ये वाली दूरी क्या हो गई, बढ़ गई है। अगर यहाँ पर देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका ग्राफ और क्या हो गया, देखो कम हो गया ये, और दूरी क्या हो गई, बढ़। अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी बिंदु जो लिया है उस तक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात ई प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, अभी हमने गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग किया है जिसका आंसर आया था E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। अब हम इसके अनुप्रयोग तो कई हैं, गॉस की प्रमेय से आता था, कूलाम के नियम का निगमन भी उसी अनुप्रयोग में आता है, और समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। PDF फाइल में आपको ठीक व्यवस्थित नोट्स मिल जाएंगे। तो हम एक अचालक चादर के निकट आर पार एक गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये चादर है, तो इसके आर पार एक क्या करेंगे हम, काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो आवेश को क्या कर देंगे हम, इस पर एक समान रूप से क्या कर दिया, वितरित कर दिया। तो इससे पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या पता चल रहा है कि आवेश इसकी सतह पर, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित कर देते हैं। तो इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा, एक तो आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा का। ये इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्या है, मिड पॉइंट है, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, इसके दाईं तरफ बिंदु क्या है, P है। इसमें मैंने बताया था अभी कि इसकी बात करें तो इसके क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी। ये जो क्षेत्रफल काटा है ना, इसमें प्लेट का ही क्षेत्रफल है, इसमें से काटा आई, इसके प्रभाव को देखा गया आगे। प्लस आवेश है, प्लस से वैद्युत रेखा बाहर निकलती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी स्टूडेंट क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, इसके बाईं ओर एक बिंदु क्या है, P डैश है, और इस प्रकार से भी दोनों सिरों के क्षेत्रफल बराबर हैं, बना देना ठीक से। ये डी वेक्टर है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी भाई लोगों, बाहर की ओर होगी। r दूरी पे एक बिंदु P है, इसी प्रकार से इधर भी बिंदु P डैश है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने बात बताया था, जब किसी आवेश को हम किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वहाँ पर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम किसी का भी मान निकालने, लोग Q का मान निकाल दे रहा हूँ मैं, आगे जरूरत पड़ने वाली है इसकी, तो Q इक्वल टू सिग्मा A हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स तो दाईं ओर के बिंदु P से भी लगेगा, दाईं ओर
ये मेरा हाथ कौन सा है, दायां, ये कौन सा है मेरा बायां, तो दाईं ओर बिंदु P है और बाईं ओर बिंदु क्या है, P डैश है। तो वैद्युत फ्लक्स इधर से भी निकलेगा दाईं ओर से, वैद्युत फ्लक्स इधर से भी निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इधर से निकलने वाला मान लो मैंने ∅1 मान लिया और इधर से निकलने वाला मैंने ∅2 मान लिया, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा ∅1 + ∅2 अर्थात d∅1 अल्पांश भाग ले रहे हैं तो दोनों दाईं और बाईं के बिंदु P और P डैश इन दोनों से निकलने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो ∅ लिखता मैं है मगर ये अल्पांश भाग है, तो ये हो जाएगा d∅1 + d∅2। d∅1 की बात करें हम तो ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर स्टूडेंट्स। और ये भी इधर सिरे का क्षेत्रफल समान है ना, तो इसलिए ये दोनों समान ही आएंगे, तो ये जुड़ जाएंगे। x + x = 2x होता है, तो एक जैसी संख्या जुड़ गई है। 2E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसमें अभी मैंने अभी कुछ चंद सेकंड में बताया था कि EDA cos थीटा हो जाएगा यार। A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है ये भी cos थीटा। इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा इतना ही रखा देंगे। यदि इनके बीच का एंगल यहाँ पर तो दोनों समान दिशा में है ना, DA वेक्टर और E वेक्टर समान दिशा में, अर्थात एक प्रकार से ऐसा मान सकते हैं समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 0 लेना पड़ेगा हमें। क्यों लेना पड़ेगा 0? ये सीधी रेखा बना लो ना, 0 से 180, तो 0 ले लेंगे ना थीटा, तो d∅e स्ट्रेंथ हो जाएगा 2E dA cos 0 का मान 1 हो जाएगा, इसलिए cos 0 लिखा नहीं मैंने यहाँ पर। अब नेट फ्लक्स निकालेंगे, दोनों सिरों से निकलने वाला नेट फ्लक्स, यानी बिंदु P से भी और बिंदु P डैश से भी। इसे व्यवस्थित रूप से इस आर्टिकल का प्रारूप आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। यहाँ तो समय ना बस वीडियो में। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ∅e d हट जाएगा यहाँ पर। क्यों हट जाएगा? समाकलन करेंगे ना पूरे चादर से, d∅e का क्या हो जाएगा, ∅e हो जाएगा, और 2E इंटीग्रल dA का क्या हो गया A। तो हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम क्या कर रहे हैं, गॉस की परिमेय का अनुप्रयोग पहले ही बता दिया था मैंने। जब गॉस की परिमेय का अनुप्रयोग करेंगे तो गॉस की परिमेय जरूर लगेगी, तो यहाँ गॉस की परिमेय लगा देंगे। ∅e = Q/ε0, 2 ऐसा ही, E ऐसा ही, A ऐसा ही। अब मैंने ये बताया था सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। यहाँ से मैंने Q की वैल्यू निकाल ली है सिग्मा A, तो Q की वैल्यू लगा देंगे भाई लोगों यहाँ सिग्मा A/ε0 दैट विल बी इक्वल टू 2EA। स्टूडेंट्स A से A कट जाएगा और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। सिग्मा बटे ये 2B इसके बटे में ले जाएंगे, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके कई अनुप्रयोग हैं। गॉस की परिमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन है। और ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। अब इसके न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।